नमस्कार दोस्तों। रीट पीटीआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्तियों के लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान। आज हमारी क्लास नंबर 36 रहेगी आकलन, मापन और मूल्यांकन की। अगर ये क्लास आपने अटेंड कर ली मित्रों, तो इन तीनों से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए आपका कभी भी गलत नहीं होगा। एक छोटे बच्चे को जिस प्रकार पढ़ाया जाता है उस प्रकार की लैंग्वेज के माध्यम से संपूर्ण अध्ययन इन तीनों का, आकलन, मापन और मूल्यांकन का, करवाया जाएगा। इसी के साथ जो साथी है संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर आपको संपूर्ण कोर्स है स्टोर में मिल जाएगा। दोस्तों एक बार सभी मित्रों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो आगे शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना और जो भी नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की ओर। सबसे पहले हम मूल्यांकन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मूल्यांकन को, फिर आकलन और फिर मापन। इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए मूल्यांकन की ओर। यह रहा मूल्यांकन। होता क्या है? मूल्यांकन अंग्रेजी शब्द इवैल्यूएशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लेने या निष्कर्ष निकालने से है। क्या अगर आपने क्या किया, रीट का एग्जाम दिया और आपके 125 नंबर आए, तो फिर आपको बहुत अच्छे नंबर आए, यह आपका मूल्यांकन है। जबकि आप ये बोलते हो ना 125, यह मूल्यांकन नहीं है कि मेरे 150 में से 125 नंबर आए, यह नहीं है। जैसा बहुत अच्छा आपके नंबर आए, बहुत अच्छे नंबर आए, यह क्या है? मूल्यांकन है। दोस्तों मूल्यांकन हमें शैक्षिक प्रक्रिया यानी उद्देश्य को प्राप्ति की सीमा तथा शिक्षण कार्य की सफलता से अवगत कराकर उनके सुधार हेतु परामर्श देता है। जो हमारे शैक्षिक प्रक्रिया या जो हमारे उद्देश्य है उनकी जो प्राप्ति की सीमा है, या किसी कार्य की या शिक्षण कार्य की सफलता है उसे क्या कराता है? अवगत कराता है, जिससे हम क्या कर सके? सुधार करें। इसके लिए परामर्श कौन देता है? मूल्यांकन देता है। देखिए जैसे ये बालक अच्छा है, वाक्य में अच्छा इसका क्या है? मूल्यांकन है। अगर यहां पे अगर हम बात करें कि यह बालक है जो 10वीं कक्षा के अंदर 85% अंक प्राप्त करता है, तो अगर हम 85% अंक प्राप्त किए, आपने 85% अंक प्राप्त किए, तो यह एक मूल्यांकन नहीं है। जबकि हम बोले ना आपने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, तो यह अच्छा यहां पे क्या होगा? एक मूल्यांकन होगा। दोस्तों मूल्यांकन की परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिकों ने दी है वो देखिए मित्रों। बीएस ब्लूम ने क्या कहा? मूल्यांकन योग्यता नियंत्रण की व्यवस्था है जिसमें शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया यानी सीखने की प्रक्रिया के अंदर कितनी प्रभावशीलता है, कितना प्रभावित वो कर रही है, उसकी जांच की जाती है। यह बीएस ब्लूम ने कहा। रेमर्स एवं गेज के अनुसार देखिए, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो उत्तम व वंदनीय होता है उसका ही प्रयोग किया जाता है। एक व्यक्ति, एक समाज जो उत्तम और वंदनीय बताता है, मूल्यांकन के अंतर्गत उसी का प्रयोग किया जाता है। कोठारी आयोग ने क्या कहा है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षा का अभिन्न अंग है तथा शिक्षण उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ संबंध है। कोठारी आयोग ने कहा, वैसे मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होती है मित्रों, यह भी याद रखना है। कोठारी आयोग ने क्या कहा कि जो मूल्यांकन है एक सतत प्रक्रिया है और शिक्षा का क्या है? अभिन्न अंग है। और शिक्षण उद्देश्यों, जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उसके जो उद्देश्य हैं उनके साथ मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध होता है। दांडेकर के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया है यह जानने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? मूल्यांकन की संख्या दी जाती है। किस सीमा तक? बहुत अच्छा, औसत, किस स्तर तक प्राप्त किया है एक बालक ने एक शिक्षा को, वो ही क्या है? मूल्यांकन। तो ये थी मूल्यांकन की परिभाषाएं। आगे चलते हैं, अब देखते हैं मूल्यांकन के प्रकार। मित्रों मूल्यांकन के प्रकारों को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहले ये देखिए, मूल्यांकन के प्रकार के अंदर है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन, और तीसरा होगा निदानात्मक मूल्यांकन। जो निर्माणात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन है इसमें अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने अनुभूतियां, अभिव्यक्तियों और ज्ञान को कितना ग्रहण किया है।
ये मूल्यांकन पाठ के बीच बीच में से किया जाता है, जैसे पढ़ाया जाता है उसी के बीच में इसका मूल्यांकन कर लिया जाता है। बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए मूल्यांकन क्या होता है, ये सहायक होता है। तो निर्माणात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन पढ़ाते समय किया जाने वाला मूल्यांकन। दूसरा होता है योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। एक सत्र यानी एक वर्ष मान लो कि पूरा होता है और वार्षिक एग्जाम होता है, उसी प्रकार यह मूल्यांकन होता है योगात्मक या संकलनात्मक। अध्यापक पढ़ाने के बाद यह देखना कि बच्चों ने ज्ञान को किस हद तक ग्रहण किया है, कितना ग्रहण किया है, 80%, कितना बहुत अधिक ग्रहण किया है, कम ग्रहण किया है, यह बताना। और निदानात्मक मूल्यांकन होता है जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का कारण ढूंढना ही क्या होता है, निदानात्मक मूल्यांकन होता है दोस्तों। अब चलिए मित्रों, जो मुख्य प्रकार है वो यहां पर आएंगे आपके। मूल्यांकन की प्रविधियां या मूल्यांकन के प्रकार इनको बोला जाता है। छात्रों के मूल्यांकन करने के लिए हम शिक्षा को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक परिमाणात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है गुणात्मक मूल्यांकन। एक तो है परिमाणात्मक मूल्यांकन और दूसरा है गुणात्मक मूल्यांकन। अब दोनों के बारे में विस्तृत, और यहीं से जो क्वेश्चन बनकर आते हैं मूल्यांकन में, यहीं से बनकर आते हैं। तो देखिए मित्रों, परिमाणात्मक मूल्यांकन क्या है। परिमाणात्मक मूल्यांकन को भी हम छात्रों की परीक्षा के तरीकों के आधार पर तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। जो परिमाणात्मक मूल्यांकन होता है इसको हम तीन भागों में करते हैं, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। अब चलिए मौखिक परीक्षा के अंदर यह क्या होती है, तो देखिए मौखिक परीक्षा प्रणाली का सूत्रपात यूनानी दार्शनिक सुकरात ने के द्वारा किया गया था। जो मौखिक परीक्षा प्रणाली है इसका सूत्रपात किसने किया था, यूनानी दार्शनिक सुकरात ने। मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम उपयोग इलेडाइडस ने शुरू किया। छात्र के ज्ञान के मूल्यांकन की यह विधि मुख्यतः व्यक्तिगत होती है, मतलब छात्र को अकेले में बुलाकर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मौखिक रूप से उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको मोहे के द्वारा ही उत्तर देकर उसको बताना होता है, अकेले का ही इसके अंदर होता है। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता और उसके आत्मविश्वास है उसको परखा जाता है। किसमें, मौखिक परीक्षा के अंदर। अब मौखिक परीक्षा अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको किसका ध्यान रखना है, तो चलिए देखिए, मौखिक प्रश्न पूछते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे लंबे उत्तरों वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। मौखिक रूप से लंबे उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछे। प्रश्न में द्विअर्थ यानी दो अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए एक अध्यापक को। छात्रों को उत्तर देते समय बीच में नहीं टोकना चाहिए, चाहे छात्र गलत बता रहा है तो बताने दो, बीच में ना टोके। और लंबी शब्दावली वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, यह मौखिक परीक्षा के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरी होती है हमारी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा देखिए, वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन सबसे अधिक है और आप भी इसी प्रकार करते हैं। इस परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। अब 4 प्रकार के, जिसके अंदर पहला है वस्तुनिष्ठ, फिर अति लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। ये 4 प्रकार के होते हैं। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जहां से बहुत क्वेश्चन एग्जाम को आते हैं, उस चीज को पढ़ते हैं। देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का कोई भी व्यक्ति मूल्यांकन करे और कभी भी मूल्यांकन करें, लेकिन अंक हमेशा समान प्राप्त होते हैं। वस्तुनिष्ठता, वेदता, सब कुछ इनमें पाया जाता है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, आप उसका मूल्यांकन किसी से करवा लो आप, और कभी भी करवा लो, हमेशा समान अंक उनमें मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सत्य, विश्वसनीय, व्यापक, वेद्य व अंकन में सुविधाजनक होते हैं। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणियां, जिनके अंदर ये रही आपके पास श्रेणियां। पहले है आपके सामान्य प्रत्यास्परण रूप प्रश्न, जैसे कब, कौन, कहां के प्रश्न। समझे मित्रों, कब, कौन, कहां के रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न, जिनमें सिर्फ एक ही शब्द के अंदर संपूर्ण उत्तर होता है दोस्तों। रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, ये प्रश्न व प्रत्यास्परण प्रश्न
दोनों स्मरण शक्ति पर आधारित होते हैं। इनके नीचे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। जो ऊपर हमने सामान्य प्रत्यय स्मरण रूप वाले प्रश्न देखे हैं और रिक्त स्थान पूर्ति वाले, ये सिर्फ आपको रिक्त स्थान है, उसके अंदर अपने ही अगर आपकी जो शक्ति है, स्मरण शक्ति है, उसी के आधार पर आपको उत्तर देना होता है। एकांतर अनुक्रिया रूप वाले प्रश्न एक कथन के रूप में होता है, जैसे सत्य असत्य के प्रश्न। इसके अंदर एक कथन दिया हुआ होता है, उसमें आपको बताना है कि यह सही है या गलत है। बहुनिर्वचन रूप प्रश्न, एक प्रश्न के कई उत्तर दिए हुए होते हैं, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे एग्जामों में आते हैं वो बहुनिर्वचन रूप वाले प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं दोस्तों। समानता रूप प्रश्न, इन प्रश्नों में समूह में हो और असंगत छांटना होता है, यानी एक समूह दे दिया जाता है 4, 5, 6 शब्दों का, जिसमें से जो भिन्न होता है उसको छांटना रहता है। जैसे पानी, दूध, तेल, रेत। यहां पर पानी, दूध और तेल ये तो तरल है, जबकि रेत ये अलग है इनसे। इस प्रकार के प्रश्न आपको समानता रूप प्रश्न में मिलेंगे। अब होता है सादृश्य अनुभव पर रूप प्रश्न। दो समान परिस्थितियां प्रस्तुत की जाती है, पहली स्थिति पूर्ण तथा दूसरी स्थिति अपूर्ण होती है। अब देखिए यहां पे शेर, गुफा ये तो पूरी है, जबकि खरगोश के साथ वाली है अपूर्ण दोस्तों, ये पूरी करनी होती है। जैसे कि शेर गुफा में रहता है, खरगोश कहां पर रहता है? बिल, घोंसला, खड्डा या गुफा? आपको कमेंट करके बताना है इसका क्या उत्तर होगा। इसका देखते हैं, आपके लिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है ये, तो कमेंट करके बताइए। ये होता है सादृश्य अनुभव रूप प्रश्न दोस्तों। तो ये थे हमारे पहले प्रश्न। अब दूसरे देखिए, हम जो प्रश्न देख रहे हैं उनके अंदर पहला प्रकार हमने पढ़ा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। बाकी 3 प्रकार के प्रश्न ये रहे आपके। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका मात्र 1 लाइन में उत्तर होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका 4 से 5 लाइन में उत्तर होता है। दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न, जिनका बड़े पैराग्राफ 1 पेज 2 पेज यानी लगभग 150 शब्द के आसपास उत्तर होता है दोस्तों। तीसरा प्रकार था मौखिक लिखित के बाद में प्रायोगिक परीक्षा का। मूल्यांकन में प्रयोग विधि का महत्वपूर्ण स्थान होता है प्रयोग विधि का दोस्तों। प्रायोगिक परीक्षाएं जो हमारे यहां पर आयोजित की जाती है 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा के अंदर। शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे कुछ करके सीखे, और प्रायोगिक यानी कि आप वहां पर कुछ करोगे और तभी आप सीखोगे। प्रायोगिक मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा जाता है, एक आंतरिक प्रयोग और दूसरा होता है बाह्य प्रयोग। आंतरिक प्रयोग, जब किसी सूत्र या अवधारणा को प्रयोगशाला में सामग्री उपकरण की सहायता से छात्र द्वारा सिद्ध किया जाता है। कोई भी सूत्र हो, कोई भी अवधारणा हो, अगर उसको उपकरणों की सहायता से कोई छात्र है जो सिद्ध करता है, जिससे उसकी सफलता असफलता का मूल्यांकन किया जाता है, इसे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। और यह अधिकतर है जो विज्ञान विषय में किया जाता है, आंतरिक प्रयोग। दूसरा है हमारा बाह्य प्रयोग। इस प्रकार के मूल्यांकन को छात्र के जीवन से जोड़कर ज्ञान सिद्धांत को व्यवहार रूप में परिवर्तित करने को कहा जाता है। जैसे कुछ दूरी दौड़ना, सत्य बोलना, चित्र बनाना, मिट्टी का कार्य करना आदि बाह्य प्रयोग होते हैं। ये मूल्यांकन शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कला, नैतिक शिक्षा, कृषि विज्ञान आदि विषयों के अंदर किए जाते हैं। तो आंतरिक प्रयोग विज्ञान के अंदर जो प्रयोगशाला में हम करें, और बाह्य प्रयोग अगर हम भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, चित्र बनाते हैं बैठे बैठे, या मिट्टी से कुछ बनाते हैं, ये बाह्य प्रयोग हमारे होते हैं दोस्तों। 2 नंबर पर हमारा आएगा गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन को हम बहुत सारे भागों के अंदर बांटते हैं। ये गुणात्मक प्रविधियां के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनके अंदर पहली विधि आती है हमारी जांच की सूची और स्तर माप। जांच की सूची और स्तर माप। जांच सूची में कुछ कथन दिए हुए होते हैं, छात्रों को उन कथनों के संबंध में हाँ या ना में उत्तर देना होता है। यह होती है जांच सूची या स्तर माप विधि। गुणात्मक मूल्यांकन में दूसरी है अवलोकन या निरीक्षण। यह एक प्राचीन विधि होती है। इसका उपयोग सामान्यतः छोटे बालकों के व्यवहार व योग्यता के मूल्यांकन में किया जाता है। उनके घर का, उनका वो परिवार में रहते हैं वहां का मूल्यांकन करो, वहां का निरीक्षण करो, कक्षा का निरीक्षण करो, विद्यालय में उनका निरीक्षण करो। यह होती है निरीक्षण और अवलोकन विधि।
गुणात्मक में तीसरी विधि आती है घटनाव्रत विधि। इस विधि द्वारा बालक की वास्तविक प्रवृत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। दिन में क्या क्या घटनाएं करता है ये, यानी वास्तविक जो उसकी प्रवृत्ति है उसका इसके अंदर मूल्यांकन किया जाता है घटनाव्रत में। चौथी है साक्षात्कार। यह मूलभूत रूप से निश्चित उद्देश्यों के आधार पर आमने सामने बैठकर किया जाने वाला वार्तालाप होता है। जिस प्रकार हम मौखिक परीक्षा लेते हैं उसी प्रकार बालक को सामने बैठाकर उसके साथ वार्तालाप करना। इसमें विद्यार्थी अध्यापक द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न अपनी पूर्व घटनाओं या भावनाओं पर प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करता है। अध्यापक के सामने बालक को बैठाकर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बालक है वो अपनी जो पुरानी अनुभूतियां हैं, अपने दिमाग, अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग करके उनका उत्तर है जो देता है दोस्तों। नेक्स्ट आती है हमारी प्रश्नावली। प्रश्नावली प्रश्नों की एक लंबी सूची होती है और प्रश्नावली में विद्यार्थी से सूचनाएं एकत्रित करने के लिए दिए गए उत्तरों में से किसी एक विकल्प का चयन करना होता है, जबकि स्वतंत्र प्रश्नावली में विद्यार्थी अनुक्रिया के लिए स्वतंत्र होता है। अनुक्रिया यहां पे प्रश्नावली दो प्रकार की होती है, एक बंद प्रश्नावली, दूसरी होती है खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली है जिसमें स्वतंत्र प्रश्नावली या खुली प्रश्नावली, उसके अंदर विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से अनुक्रिया करता है, जबकि बंद प्रश्नावली होती है उसके अंदर जो उसको दिया जाता है उसी के उत्तरों में से किसी एक का चयन करना रहता है, उसी कार्य में उसको कार्य करना होता है। छठवीं है रेटिंग स्केल। इसके द्वारा किसी विशेष लक्षण के बारे में मत की अभिव्यक्ति प्रणालीबद्ध रूप से की जाती है। किसी विशेष लक्षण के बारे में मत की अभिव्यक्ति प्रणालीबद्ध रूप में रेटिंग स्केल के अंदर की जाती है दोस्तों। यह थी हमारी गुणात्मक। अब बात करते हैं मूल्यांकन का क्षेत्र। व्यवहारगत परिवर्तन के लिए 6 प्रकार के मूल्यांकन मापन कर सकते हैं। 6 प्रकार से मूल्यांकन का है जो मापन कर सकते हैं: ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान के बाद अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 है जिन प्रकार से हम मूल्यांकन का मापन है जो कर सकते हैं। बात करते हैं मूल्यांकन के गुणों की जो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए मूल्यांकन, पहला है वेधता। जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना हो उसे उद्देश्य का मूल्यांकन हो जाता है तो उन साधनों को वेद्य कहा जाता है। हम किसी उद्देश्य का मूल्यांकन करने के लिए बैठे और उस उद्देश्य का अगर संपूर्ण मूल्यांकन हो जाए तो जो साधन हम काम में ले उनको कहा जाता है वेद्य या वेधता दोस्तों। दूसरा मूल्यांकन का गुण है विश्वसनीयता। जब बार बार परीक्षण करने पर भी अंक समान रहे, वस्तुनिष्ठ पर्सन विश्वसनीय होते हैं। मतलब विश्वसनीयता मतलब उसके अंदर हमें किसी भी प्रकार की कांट-छांट ना करना पड़े। हमने 3 बार किसी चीज को है उसका मूल्यांकन कर लिया लेकिन उतने के उतने अंक हमें वापस मिल रहे हैं, क्या है? विश्वसनीय मूल्यांकन कहलाता है और वस्तुनिष्ठ पर्सन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं वस्तुनिष्ठता की। मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है। वस्तुनिष्ठता होने पर अध्यापक की दृष्टि, रुचि, मनोदशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब यह है कि अध्यापक खुद की रुचि, खुद की दृष्टि, खुद की दशा के अनुसार किसी विद्यार्थी को अधिक किसी को कम यह ना करे, उसको कहा जाता है वस्तुनिष्ठता। यानी जो सामने 50 विद्यार्थी एक अध्यापक के सामने बैठे हैं वो सभी उसके लिए समान है। कोई उसका पड़ोसी, कोई उसका सगा या कोई उसका विरोधी उनमें ना हो, सभी क्या हो? समान हो, उसको कहा जाता है वस्तुनिष्ठता दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा व्यापकता। व्यापकता क्या होता है? मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है। मूल्यांकन करते समय किसी भी विषय की गहराई से पूछना आवश्यक है जिससे पाठ्यक्रम के सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है। व्यापकता मतलब मूल्यांकन के अंदर हम किस भी प्रकार का, किस भी सब्जेक्ट से कैसा भी प्रश्न, कितना भी गहराई के साथ प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। गहराई से पूछना होता है इसमें आवश्यक दोस्तों। और पाठ्यक्रम की जो सभी वस्तुएं हैं उनको मूल्यांकन के अंदर शामिल किया जाता है। बात करते हैं मानकीकृत या उपयोगिता की। अच्छा मूल्यांकन जीवन के लिए उपयोगी होता है, वह व्यवहारिक हो तथा जीवन के में शिक्षण उपयोगी हो। मानकीकृत या उपयोगिता मतलब
अगर अच्छा मूल्यांकन है तो आगे जीवन के लिए उपयोगी होगा, व्यवहारिक होगा और जीवन में शिक्षण उपयोगी होगा। विभेदीकरण, यह मूल्यांकन जिसमें सभी स्तर के बालकों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देने चाहिए। बालकों में स्पष्ट विभेद करने वाला परीक्षण विभेदीकरण परीक्षण होना चाहिए दोस्तों। एक प्रतिभाशाली बालक है, एक मंदबुद्धि बालक है, दोनों से आप समान प्रकार के प्रश्न करोगे तो या तो प्रतिभाशाली पिछड़ेगा, सही, प्रतिभाशाली तो आगे जाएगा, लेकिन वहां पर क्या होगा मित्रों, वहां पर यह होगा कि जो मंदबुद्धि बालक है वो पिछड़ जाएगा अगर आपने जो क्वेश्चन है वो प्रतिभाशाली वाले पूछ लिए तो। इस वजह से विभेदीकरण मूल्यांकन के अंदर अपनाना चाहिए। मितव्ययिता, मूल्यांकन प्रक्रिया समय व धन की दृष्टि से मितव्ययी होनी चाहिए। जो मूल्यांकन प्रक्रिया है समय व धन दोनों की दृष्टि से मितव्ययी होनी चाहिए, अधिक खर्चे वाली अधिक समय वाली नहीं होनी चाहिए। यह है मूल्यांकन के गुण दोस्तों। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, यह देखिए नोट, एनसीईआरटी के पुस्तक मूल्यांकन की अवधारणा में मूल्यांकन पर एनसीईआरटी के पुस्तक है एक मूल्यांकन की अवधारणा, यह पुस्तक का नाम है दोस्तों, में मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 बिंदुओं पर विचार व्यक्त किया गया। 3 ये बिंदु कौन कौन से हैं देखिए। उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा तक हुई है, कक्षा में दिए जाने वाले अनुभवों की सीमा तक प्रभाव उत्पाद रहे और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से हुई है। यह एनसीईआरटी की जो बुक है मूल्यांकन की अवधारणा, उसमें मूल्यांकन प्रक्रिया जो बात की गई इन 3 ही बिंदु के ऊपर पूरी बात है जो की गई दोस्तों। और यह था आपका मूल्यांकन। एक बात बता दूं आपको, अगर आपने पहली बार इसको पढ़ा है तो आपको मात्र ये 35% समझ में आएगा। दूसरी बार पढ़ोगे या नोट्स बनाओगे या नोट्सों से इसको पढ़ लोगे तो गारंटी लेता हूं 95% समझ में आपके आ जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, मूल्यांकन के बाद आकलन की ओर। सबसे पहले हर जगह आपको आकलन पढ़ाया जाता है, क्योंकि आकलन है जो मूल्यांकन का भाग है। तो पहले मूल्यांकन को पढ़ लिया, अब आकलन अपने आप हमारे हो जाएगा। आकलन क्या होता है, मूल्यांकन का ही भाग होता है। तो हमने मूल्यांकन पढ़ लिया तो आकलन है अपने आप समझ में आ जाएगा, जिसका सामान्य अर्थ है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। आकलन करना, किसी के आकलन करना मतलब उसके बारे में सूचना इकट्ठी करना कि यार जाओ तुम और उसके बारे में आकलन करके आओ, मतलब उससे रिलेटेड सूचनाएं लेकर आओ दोस्तों। हुबा व फ्रीड के अनुसार आकलन क्या है? आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है, जिसके विभिन्न माध्यम से यह जान सकते हैं कि बालक क्या जानता है, समझता है। बालक के बारे में संपूर्ण सूचनाएं इकट्ठी करना कि बालक जानता क्या है, बालक समझता क्या है, बालक करता क्या है दोस्तों। यह कहा था हुबा व फ्रीड ने। इरविन के अनुसार देखिए, आकलन छात्रों के अधिगम व विकास के व्यवस्थित आधार का मूल्यांकन है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या, सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास व अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। यह है इरविन के अनुसार दोस्तों। अब बात आती है कि आकलन है, इसकी हमारे को आवश्यकता क्यों है? सीधी बात है, किसी से बालक के बारे में हमें सूचनाएं सभी प्राप्त है कि यह बालक कितना समझदार है, कितना होशियार है, मंदबुद्धि है या प्रतिभाशाली है, कितना पढ़ता है। तो ये तो शिक्षा के लिए क्या है, एक अध्यापक को जरूरत इनकी होती है दोस्तों। तो देखते हैं आकलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। विद्यार्थी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखिए, रुचि को जानने, आवश्यकता को जानने, योग्यता अनुरूप पाठ्यक्रम चयन करने व वर्गीकरण करने में। एक अध्यापक है वो विद्यार्थी के रूप में देखें या विद्यार्थी के संदर्भ में देखें तो विद्यार्थी की रुचि, विद्यार्थी की आवश्यकता, इनको जानने, योग्यता अनुरूप पाठ्यक्रम, यानी विद्यार्थी की अगर हमें सब कुछ पता है विद्यार्थी के बारे में तो उसके अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने, और विद्यार्थियों का वर्गीकरण सहायक होता है आकलन। शिक्षक के रूप में देखें तो छात्रों की योग्यता, कौशल, अधिगम क्षमता को पहचानने, शिक्षण विधि का चयन करने, कक्षा व्यवस्था में व शिक्षण सामग्री में के विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में आकलन की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो इसलिए आकलन आवश्यक होता है। बात करें आकलन के प्रकारों की तो आकलन 3 प्रकार का मुख्य रूप से है। स्वयं आकलन,
छात्र कक्षा अध्यापन के माध्यम से स्वयं के कार्य का मूल्यांकन करते हैं तो उसको स्वयं का आकलन कहते हैं। सहपाठी या समूह आकलन, सहपाठी के अधिगम का मूल्यांकन व पृष्ठपोषण, सहपाठी या कक्षा के अन्य साथी है उनका आकलन करना सहपाठी या समूह आकलन होता है। और ट्यूटर आकलन, अध्यापक के द्वारा होने वाला मूल्यांकन होता है ट्यूटर आकलन। दोस्तों, विशेष आकलन रचनात्मक व योगात्मक दोनों रूपों में होता है। जो हमने मूल्यांकन में पढ़ा है उसी रूप में यहां पर होता है। दोस्तों, अब एक आकलन की जो विधि होती है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, ये 3 प्रकार से होगी। सबसे पहले है अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम की तरह आकलन। समझे मित्रों, अधिगम की तरह आकलन कैसे होगा, देखिए समझना इसको। यह छात्रों के द्वारा सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। जब छात्रों को आप सिखा रहे हैं उस समय उनका आकलन किया जाता है, वो होता है अधिगम के रूप में आकलन या अधिगम की तरह आकलन। अधिगम के रूप में आकलन का आशय छात्र स्वामित्व है तथा छात्र छात्राओं की सोच को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी का निर्वहन करना। मतलब अगर आप अधिगम के रूप में आकलन कर रहे हैं तो आपका यह दायित्व होगा, यह जिम्मेदारी होगी कि आप एक छात्र के स्वामित्व है, छात्र छात्रों की सोच है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अधिगम के रूप में आकलन में छात्र अधिगम प्रक्रिया के लिए लक्ष्य निर्धारण, प्रगति की समीक्षा, परिणामों को प्रतिबिंबित करना है, स्वयं की शक्तियों की पहचान करवाने के लिए उपयोगी होती है। अधिगम के रूप में आकलन में छात्र अधिगम प्रक्रिया के लक्ष्य निर्धारण, प्रगति की समीक्षा, परिणामों का प्रतिबिंबन, यह सभी करवाना क्या होता है, आवश्यक। यह होता है अधिगम के रूप में आकलन। दूसरा है इसके अंदर अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए यानी अधिगम हेतु आकलन। इस आकलन के 2 चरण होते हैं। पहला होता है निदानात्मक आकलन यानी कि कठिनाइयों का पता लगाना। दूसरा होता है रचनात्मक आकलन यानी कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी का पता लगाना। अब अधिगम, बच्चा अधिगम कैसे करे, उसको अगर कोई कठिनाई आ रही है तो उसका पता लगाना, पता लगाकर उसका निवारण करेंगे तो अपने आप आकलन कर लेगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है अधिगम के लिए आकलन में। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन में पोर्टफोलियो, कार्य प्रगति पत्रक, शिक्षक अवलोकन व बातचीत आधारित हो सकता है। इसके अगले चरण के लिए अंक, चुनौतियों की पहचान, क्षमता पर जोर व पृष्ठपोषण पर जोर देना है। गलतियों की जांच कर सुधारने हेतु मार्गदर्शन उसको देना है। दोस्तों, यह छात्रों को सही निर्देशन व समायोजन करवाने में शिक्षक की क्या करता है, सहायता करना। इसमें कोई भी ग्रेड या अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं। इसमें रिकॉर्ड कार्ड व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक या एनोकोल्डोटल के रूप में रखा जाता है। दोस्तों, यह होता है अधिगम के लिए आकलन। दोस्तों, तीसरा है जो है अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन, देखिए अधिगम का आकलन इकाई समाप्ति के अंत में होता है। जब एक जो इकाई हम पढ़ लेते हैं उसके बाद अधिगम का आकलन किया जाता है। इसमें ग्रेड के द्वारा परिणाम प्रदर्शित किया जाता है, यानी क्या है, योगात्मक मूल्यांकन ये होता है। छात्रों की उपलब्धि की सूचना दी जाती है। इसमें कितनी उपलब्धि छात्रों को प्राप्त हुई, इसके परिणाम की सूचना माता पिता, अभिभावक या छात्र को सूचित किया जाता है। यह होता है अधिगम का आकलन। 3 प्रकार का जो हमने पढ़ा। बात करें अधिगम जो आकलन है इसका महत्व क्या है, तो देखिए शिक्षक छात्र स्वयं मूल्यांकन में, शिक्षक व छात्र खुद आपस अपना मूल्यांकन करने में, शिक्षक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में, छात्र की प्रगति को जानने में, पृष्ठपोषण प्रदान करने में। इसके लिए आकलन का क्या होता है, महत्व होता है। दोस्तों, यह था मूल्यांकन, आकलन। और अब हमारा आता है मापन। यहां से अभी तक आपको अगर समझ नहीं आया तो मापन से बाकी की चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। किसी भी वस्तु के विस्तार, घनत्व या वजन आदि को नापना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। आप बताते हैं कि मेरे में 65 किलोग्राम वजन है, तो ये क्या आपका मापन है। दोस्तों, जैसे जब प्रश्न पत्र देकर परीक्षा ली जाए और बाद में प्रश्नों का अंकन किया जाए, परीक्षा में बच्चे 80% अंक लाना मापन है, जबकि बालक बहुत अच्छा है, यह क्या है, मूल्यांकन है। आया ना समझ में मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है।
अगर अंक दे रहे हैं आप तो मापन, और उसको यह बता रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा किया, उसने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत ही अधिक अच्छा किया, तो यह होगा मूल्यांकन दोस्तों। मापन एक प्रविधि या क्रिया है, इसमें जिसका मापन किया जाता है उस पर कोई मूल्य नहीं रखा जाता है, कोई मूल्य उस पर नहीं रखा जाता है दोस्तों। आगे चलिए। मापन के अंतर्गत विभिन्न निरीक्षण वस्तुओं एवं घटनाओं का अंकात्मक रूप में वर्णन किया जाता है। अंक के रूप में जो भी निरीक्षण कर रहे हैं हम किसी भी वस्तु या घटना का, तो उसको अंक प्रदान मापन में किए जाते हैं। मापन के बिना वैज्ञानिक प्रगति संभव नहीं है। वैज्ञानिक प्रगति है जो मापन के बिना संभव नहीं है। मापन शब्द का प्रयोग सामान्यतः विद्यार्थियों की अंकीय प्रदर्शन से होता है। बच्चों को जब हमारे यहां पर चलता है ये मापन ही होता है दोस्तों, जो हम अंत में किसी के 90, किसी के 80, किसी के 75% होते हैं ना, ये मापन होता है। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों विशेषताओं को परिमाणात्मक रूप में प्रकट करना ही मापन कहलाता है। अंकों के रूप में जो उसके गुण है, जो उसकी विशेषताएं हैं, उसको अंक देना क्या है? मापन है दोस्तों। इस प्रकार मूल्यांकन का विभाग जो प्रतिशत, मात्रा अंकों, मध्यमान व औसत आदि के द्वारा किया जाता है उसको मापन कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए। मापन किसी वस्तु की मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया है। वस्तु को मात्रा के रूप में, कि भाई अगर हमें यह बोला जाए कि यह बच्चा 10वीं में है और इसका रिजल्ट आया है और इसने 75% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसकी जो योग्यता है उसको हमने किस में नापा है? अंक में मापा है। यही मापन है। इस प्रकार किसी वस्तु का परिभाषात्मक वर्णन करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। मापन की कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी है वो आपके सामने है। ई.ए. मील के अनुसार मापन का उद्देश्य व्यक्ति को एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करना है ताकि वह समाज द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्वों को बखूबी निभा सके। एक व्यक्ति है, उसको संतुलित व्यक्तित्व मापन के द्वारा दिया जाता है। उसको उसकी योग्यता के बारे में अंकों के माध्यम से बता दिया जाता है, जिससे समाज के द्वारा जो उत्तरदायित्व है वो उसको निभा सकता है या ना निभा सके उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। थोर्नडाइक, जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व किसी न किसी मात्रा में होता है और उसका मापन किया जा सकता है। जो चीज अस्तित्व में है, हमारे सामने है, उसका मापन संभव है दोस्तों। यह थोर्नडाइक ने कहा। मोरेडोक, मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। मापन के द्वारा किसी तथ्य, किसी सूचना को आयामों को, जो सूचना के आयाम है उनको प्रतीक प्रदान करना, अंक प्रदान करना ही मापन है मोरेडोक के अनुसार। अब देखिए मित्रों, यह मापन क्या है? स्टीवेंस ने एक परिभाषा दी, उसके अनुसार देखिए मापन। स्टीवेंसन के अनुसार निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है। नियमित स्वीकृत नियमों के आधार पर किसी वस्तु, किसी बालक को अगर हम अंक प्रदान करते हैं तो इस प्रक्रिया को मापन कहा जाता है। बात करें मापन के कार्य, वस्तुओं को संख्या प्रदान करना मापन। ये आपके सामने बहुत सारी वस्तुएं हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं और आपके सामने वस्तुएं यानी किताबें हैं आपके सामने, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 18 20 कि ये मेरे पास 20 है। तो ये क्या है? मापन। एक घटना को संख्या प्रदान, कोई भी घटना है उसको संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना। यह नहीं है कि बिना नियम कोई संख्या दे दे। एक बालक है, वो प्रश्न तो पूरे सही करके आता है, फिर भी आप उसके नियमों को काटते छाटते और अंत में उसको 35% दे के आ रहे हैं, तो यह गलत है। नियम के अनुसार सही संख्या देना ही क्या है? मापन है। बात करें मापन के प्रकारों की, तो शाब्दिक स्तर मापनी, क्रमिक स्तर मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। शाब्दिक स्तर मापनी, निम्न स्तर वस्तुओं को गुण व विशेषताओं के आधार पर अलग समूह में रख देना शाब्दिक स्तर मापनी है, निम्न स्तर वस्तुओं को। क्रमिक स्तर मापनी, वस्तुओं को उच्चतम से निम्नतम के क्रम में रख देना, वस्तुओं को उच्चतम से निम्नतम, यह होती है क्रमिक स्तर मापनी। जहां पर अधिक होते हैं उनको सेक्शन वाइज बांटा जाता है ना छात्रों को, वो चीज। अंतराल मापनी, वस्तुओं के मध्य की दूरी को अंकों के माध्यम से रख देना, यह है अंतराल मापनी। और अनुपात मापनी,
सर्वोच्च स्तर जैसे मीटर, किलो, मिलीमीटर, किलोमीटर, इस प्रकार ये होते हैं अनुपात मापनी दोस्तों। ये था मापन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है, वो बनती है ये चीज मित्रों, मापन व मूल्यांकन में अंतर। मापन व मूल्यांकन में क्या अंतर है? मापन एक पक्षीय होता है, मूल्यांकन बहुपक्षीय होता है। मापन एक ही पक्ष का होता है, जबकि मूल्यांकन सभी पक्षों का किया जाता है। मापन समय विशेष की प्रक्रिया है, मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है। मापन एक समय का होता है, यह नहीं है कि रेगुलर चलता रहता है, जबकि मूल्यांकन आपका 24 घंटे, 7 दिन, 30 दिन और 12 महीने चलता रहता है। मापन मात्रात्मक होता है और मूल्यांकन गुणात्मक होता है। अब गुणात्मक से समझ में आ गया ना आपका, गुण, गुणों के आधार पर, अच्छा बुरा, समझे। और मापन मात्रात्मक यानी 50%, 60%, 70%। मापन एक संकुचित अवधारणा है, जबकि मूल्यांकन एक व्यापक अवधारणा है। संकुचित छोटी सी अवधारणा और मूल्यांकन तो बहुत बड़ी है, क्योंकि व्यापक है ये, मतलब सतत प्रक्रिया तो व्यापक है। मापन गुणों को मात्रा रूप में प्रकट करता है। जो मापन होता है यह गुणों को मात्रा का रूप देता है, जबकि मूल्यांकन गुणों का आंकलन करता है। मूल्यांकन में गुणों का आंकलन ही किया जाता है, वहां पर कोई प्रतिशत नहीं दिए जाते। मापन अपरिवर्तनीय होता है, जबकि मूल्यांकन परिवर्तनशील होता है। मापन के अंदर जो प्रतिशत आपने दे दिए, जो अंक आपने दे दिए, वो फिर आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि मूल्यांकन में आप उनको परिवर्तित कर सकते हैं। मापन में भविष्यवाणी संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन में भविष्यवाणी की जा सकती है, और जो भी भविष्यवाणी वहां होती है वो मूल्यांकन के आधार पर ही की जाती है दोस्तों। आगे देखिए, मापन में वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता तय करना मुश्किल है, जबकि मूल्यांकन में वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता ये सभी है जो पाई जाती है। मापन में तुरंत परिणाम घोषित किया जा सकता है, मूल्यांकन में परिणाम घोषित करना एक श्रम साध्य क्रिया यानी एक लंबी प्रक्रिया होती है। मापन समय व धन की दृष्टि से मितव्ययी है और मूल्यांकन एक दीर्घकालीन और व्ययशील प्रक्रिया है। मापन समय व धन की दृष्टि से मितव्ययी यानी बहुत कम समय, बहुत कम खर्च पे किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन एक लंबी प्रक्रिया यानी कि समय खराब होता है और व्ययशील भी है। लंबी प्रक्रिया है तो खर्चा भी अधिक होगा दोस्तों। यह था मापन व मूल्यांकन में अंतर। तो कैसी लगी यह क्लास? आकलन, मापन और मूल्यांकन की आपको समझ में आया या ना आए? कमेंट बॉक्स नीचे है, कमेंट करके जरूर बताएं मित्रों। बाकी की क्लासें आप प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर सकते हैं, और जो साथी संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं वो ऐप डाउनलोड करके स्टोर से कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।